हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांस स्टडीज पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो कि 2019 में 5 अगस्त को लागू किया गया था। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, अगस्त की मैगजीन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट आप अच्छे से जानते हैं। अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो उसमें ये साफ साफ आया था कि द सुप्रीम कोर्ट बिगेन हियरिंग्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू द 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 व्हिच ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। अभी देखिए 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था। 370 आर्टिकल के जो कुछ आर्टिकल्स थे, सब आर्टिकल्स, जैसे 370 में 370(1) है, 370(2) है, इसमें से कुछ आर्टिकल को निष्प्रभावी कर दिया गया था। यानी कि संसद में बिल लाकर उसको क्रैश कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। सारी आर्टिकल्स को नहीं, कुछ आर्टिकल्स को। तो इससे क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो ये आर्टिकल है तो उसके पास स्पेशल स्टेटस था पहले। तो उन बिल्स में से जो उन प्रोविजंस को हटा दिया गया जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अब कुछ लोगों ने इसको लेकर चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो सेंटर ने जो ये कानून जो पास किया है, जो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर के पास था, जो रद्द किया है, उसको हम लोग नहीं मानते या फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। यानी कि संविधान के विरुद्ध काम किया गया है ये, यानी कि ये गलत किया गया है, इसको आप चेक कीजिए और इस पर फैसला दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाल दी। तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हियरिंग शुरू कर दी है, यानी इसकी सुनवाई अब जाकर शुरू हुई है। 2019 में जब ये इस पिटीशन को डाला गया था तो उसके 4 साल बाद आज हियरिंग इसकी शुरू हो चुकी है और उसकी रिगार्डिंग ये कॉन्टेक्स्ट आया है। अब आर्टिकल 370 पर हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे इसको देख लेते क्या है। आर्टिकल 370 वाज ए प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांटेड स्पेशल ऑटोनॉमी एंड प्रिविलेजेस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लगभग 450 से प्लस आर्टिकल्स हैं टोटल संविधान में। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। ठीक है, तो आर्टिकल 370 जैसे 450 आर्टिकल में से ये भी एक आर्टिकल है 370। उसका जो मेन मकसद क्या था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था उसको, चूंकि आप जानते हैं कि इसको साइन करके इसको लिया गया था जब ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे इंडिया को, और उसने इंडिया और पाकिस्तान 2 देशों को बनाया था इसको बांटकर। तो सबको अलाउ था कि कोई किसी भी, जैसे 563 प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो प्रोविंसेस थे, उसमें ये ऑप्शन दिया गया था कि ब्रिटिश इंडिया वाले और ये जो 563 रियासतें हैं ये किस तरफ जाएंगे। तो ब्रिटिश इंडिया वालों का तो सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान बना दिया गया था। अब इनके पास ये ऑप्शन दिया गया था कि आप दोनों में से भारत में चले जाइए या फिर पाकिस्तान में चले जाइए। तो जम्मू एंड कश्मीर की, और हाँ, एक चीज और प्रोविजन था कि जो लोग कहीं नहीं जाना चाहते दोनों में से, वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये ब्रिटिशर्स ने पोजीशन यहाँ पर, ये जो एक्ट में वो अपना 1947 का जो एक्ट है ये करके गए थे उसमें। ठीक है, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर ने क्या चुना कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट रहने का चुना। तो इस पर क्या किया, पाकिस्तानियों ने इसको चूंकि अपना वो करना चाहते थे इसको, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1947 में ही शायद या फिर 1948 की बिगिनिंग की बात है ये, कि उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। यहाँ पर जो अपने सेना के जवान वगैरह हैं वहां पर बेच के और जम्मू एंड कश्मीर को अपनाना चाहा। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने फिर इंडिया से मदद मांगी कि हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या रखी इन्होंने कि हम मेरा जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट होगा उसको आप स्पेशल ऑटोनॉमी देंगे और साथ साथ कुछ प्रिविलेजेस भी देंगे। उसमें क्या था कि मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका अपना फ्लैग होगा और ऑटोनॉमी होगी बहुत सारे मैटर पर, और सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ के बाकी सारे जो मामले हैं उस पर हमारा अपना कानून चलेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। ये उन्होंने शर्त रखी। तो ये शर्त जो है वो जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय उन्होंने मान लिया। This article was abrogated in 2019, revoking the special status of Jammu and Kashmir and integrating it fully into the Indian Union। वही मैंने बताया 5 अगस्त 2019 का जो दिन है, इस दिन क्या हुआ कि संसद में बिल लाया गया और ये जो 370 आर्टिकल है उसके कुछ प्रोविजंस को हटा दिया गया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये स्पेशल स्टेटस सबको दिया जाता है, यानी कि इन आर्टिकल्स को हटा दिया गया। इससे क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर का अलग स्टेटस, स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, फ्लैग खत्म हो गया, या फिर फ्लैग रह गया
और इसमें ऑटोनॉमी की खत्म हो गई। फ्लैग रह गया, इसका मतलब कि जैसे कर्नाटका का भी फ्लैग है, कर्नाटका में भी अपना उनका फ्लैग है। इसके अलावा कुछ और स्टेट हैं उनके पास भी अपने फ्लैग हैं। बहुत कम स्टेट है लेकिन कर्नाटका के पास है, और भी स्टेट है उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन कर्नाटका के पास पक्का है अपना स्टेट, ये अपना फ्लैग लहराते भी हैं। तो इसमें इनको कॉन्स्टिट्यूशन जब इनका रद्द कर दिया गया, ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई, तो उसी को यहाँ पर चैलेंज किया गया था आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोर्ट में। देखिए इस आर्टिकल को हटाया क्यों गया था 370 को। 370 was abrogated in 2000 to fully integrate the state of Jammu and Kashmir into the Indian Union and remove its special autonomy। तो वही बात है, दो काम के लिए। सबसे पहले कि इसको पूरा इंटीग्रेट करना है इंडियन यूनियन में। कैसे? पहले जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, यानी कि अपना संविधान रखेगा, ठीक है, अपना संविधान है उसके बाद क्या है, अपना झंडा है, अपनी ऑटोनॉमी है। तो इससे क्या हो रहा था कि इंडिया के जो और भी, जैसे कि अभी टोटल कितने स्टेट हैं, कोई टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, तो 1 + 28 मान लीजिए, पहले 29 था, तो ये जम्मू एंड कश्मीर और ये बाकी ये 28 स्टेट्स। तो हालांकि ये जो 28 स्टेट्स है, इनमें से भी कई सारे स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, जिसको बिहार जैसे मांग करता है कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जो विशेष राज्य का दर्जा बिहार मांग रहा है या फिर और भी दूसरे स्टेट क्यों मांग रहे हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मिला हुआ है, जैसे कि जो हमारे यहाँ आसाम है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है, इनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हिमालयन कंट्रीज हैं, सॉरी हिमालयन स्टेट है, ठीक है। लेकिन जो बिहार वगैरह जो और जो हिमाचल प्रदेश के पास स्पेशल स्टेटस है, वो जम्मू एंड कश्मीर से अलग है। जम्मू एंड कश्मीर के पास ये अलग ही तरीके का है। किस मामले में? क्योंकि इनके पास ऑटोनॉमी ज्यादा है, इनके पास अपना फ्लैग है, इनके पास अपना झंडा भी है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो इसी को जो हटाया गया था, तो उसके बाद ये और चली गई सुप्रीम कोर्ट में, जो इनको विरोध करते थे कि इसको रखना चाहिए 370 आर्टिकल को, इसको हटाना नहीं चाहिए, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक है। The Indian government stated that this move aimed to promote economic development, better governance and equal rights for all citizens across the region। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बोला है, इंडियन गवर्नमेंट से जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कि आपने क्यों इसको ऐसा किया, तो बोला कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते थे, बेटर गवर्नेंस करना चाहते थे और इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स करना चाहते थे। क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी के राइट्स जो है वो थोड़े से भिन्न है। यहाँ पर आप किसी भी राष्ट्र में जाके, किसी भी देश में जाके, सॉरी बार बार देश निकल रहा है मुझसे, किसी भी राज्य में जाके आप वहां पर वहां की जमीन ले सकते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं था जब तक ये आर्टिकल था। और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 35A, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बना था, ठीक है। तो इन दोनों प्रोविजंस के चलते 370 और प्लस 35A के इन दोनों के चलते क्या हो रहा था, वहां पर प्रॉपर्टी के जो अधिकार है वो बाहरी आदमी नहीं ले सकता था, वो सिर्फ कश्मीर के आदमी ही ले सकते थे। तो और दूसरे राज्यों में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का कानून है, तो उसको यहाँ पर फुली इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर ये कदम उठाया गया। फिर यहाँ पर बेटर गवर्नेंस लाने के लिए, यहाँ पर बेटर गवर्नेंस नहीं थी। जैसे कि ये जो राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, ये एक टूरिज्म वाला राज्य है, ठीक है, ये एक टूरिज्म वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तीर्थयात्री वगैरह आते हैं। इसके बाद टूरिज्म के लिए जैसे कि वहाँ पर बारी वगैरह देखने को मिलती है, हिमालय भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते क्या है, लोग यहाँ पर आते हैं घूमने, इससे लोगों यहाँ पर पैसा वगैरह है वो टूरिज्म से अच्छा खासा आ जाता है। इकोनॉमी यहाँ की टूरिज्म बेस्ड है। इसके बाद फलों वगैरह की खेती भी होती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सेब, सेब की खेती यहाँ होती है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा केसर, केसर की खेती यहाँ होती है, ठीक है। यहाँ पर बेटर गवर्नेंस के लिए भी, जैसे कि यहाँ पर अभी पंचायत के इलेक्शंस हुए, तो पंचायत के इलेक्शन क्यों होते हैं, ताकि लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो मजबूत हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, द प्रेजेंट आर्गुमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 370। अभी क्या देखिए बहस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो देखते हैं। आर्टिकल 370 इज द कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन सेक्शन एंड इज entitled टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर केंद्र ने बोला है कि जो आर्टिकल 370 में लिखा गया था, वो क्या लिखा गया था, जो जो ये प्रोविजन है, ये जो प्रोविजन जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उस प्रोविजन का जो है वो नेचर कैसा है, वो टेम्पररी है, यानी कुछ समय के लिए, ट्रांजिशनल है। यानी इसका उपयोग जो किया जाएगा वो ट्रांजिशन में किया जाएगा। किस चीज के ट्रांजिशन में? जम्मू एंड कश्मीर के जो इकोनॉमी और वहाँ की जो पॉलिटी है उसको धीरे धीरे इंडिया में पूरी तरह से लाने के लिए किया जाएगा। उसके लिए स्पेशल प्रोविजन दिए जाएंगे। तो ये जो इसका जो पूरा इसका जो मकसद है वो ये है, टेम्पररी है और ट्रांजिशनल है और स्पेशल प्रोविजन के साथ है।
अब कुछ लोग इसको हमेशा के लिए समझ के जा रहे थे, तो उसी को यहाँ पर खंडन करते हुए यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि ये टेम्पररी थी, तो हमें कभी ना कभी इसको किया ही जाना था। The provisions outlines that the president can declare it inoperative, making it commonly seen as temporary. यहाँ पर यही बोला है कि जो कि इसमें इस प्रोविजन में टेम्पोररी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट कभी भी इसको डिक्लेयर कर सकता है इनऑपरेटिव, जो कि संसद भवन ने कर भी दिया। However, the petitioner argued that its temporary nature is due to Jammu and Kashmir Constituent Assembly's role, जो कि 1951 से 1957 तक थी, in recommending changes to it. अब देखिए, इन्होंने बोला ये जो टेम्पररी प्रोविजन है ना, ये इस मामले में नहीं है कि इसको हटाया जाना है, वो इस मामले में है कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसमें चेंजेस लाती रहती है, तब तक वो टेम्पररी है। यानी कि जब तक जो ये इनकी जो असेंबली है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बना, तो उसको बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो उस समय की जो जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा थी, जो जम्मू एंड कश्मीर की संविधान है वो हम लोगों ने नहीं बनाया, यानी बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया, उसको अपना उसका जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने बनाया। वो कब से कब तक चला वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1951 से 57 तक, 7 साल लगभग चले वो। तो उसका ये लोग बोल रहे हैं कि ये उसमें बार बार चेंजेस आते रहे इनके जो सब कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब तक ये पूरा अच्छा संविधान न बन जाए तब तक इसको टेम्पररी बोला गया था, ये बोलना है इनका। Once the Constitution Assembly ceases to exist in 1957, the provision was argued to have a permanent feature. और जब एक बढ़िया संविधान बन जाएगा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि संविधान को बनाया था जम्मू एंड कश्मीर के, वो डिसॉल्व हो जाएगी, इसके बाद ये परमानेंट हो जाएगा, ऐसा आर्ग्यू कर रहे हैं। The central question that SC will decide is whether Parliament has the power to abrogate Article 370 after 1957 when the Constitutional Assembly was no longer in existence. अब सवाल यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस चीज के ऊपर मैटर में जवाब देगी या फिर किसकी सुनवाई करेगी। तो वहां पर यही प्रश्न है, इसका जो ये आर्टिकल को रद्द किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, हुआ है कैसे, संसद ने इसको रद्द किया ना, संसद में बिल लाकर इसको रद्द किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग ये चेक करेंगे कि आपने ये जो संसद ने बिल लाके इसको खत्म किया है, क्या ये प्रोसीजर सही है, यानी इसके पास क्या पावर है संसद के पास कि वो आर्टिकल 370 को पास कर सके, रद्द कर सके, ये क्वेश्चन, ये इसके ऊपर ऐसी निर्णय करेगी, ठीक है, कि पावर है या नहीं। अगर पावर नहीं है तो क्यों, तो ये फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा कि जब पावर ही नहीं है तो आपने कैसे कर दिया। तो अगर पावर सही अगर साबित हो जाता है तो फिर ये चलेगा। आर्गुमेंट फॉर फेवर एंड अगेंस्ट, दोनों के आर्गुमेंट हम लोग देख लेते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हटना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हटना चाहिए ये आर्टिकल, दोनों के फेवर अलग अलग बगल में दिए हुए बहुत अच्छे तरीके से, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर बोला जाता है कि टेम्पररी प्रोविजन, यहाँ पर यही है सबसे पहला विवाद कि यहाँ पर चूंकि टेम्पररी प्रोविजंस हैं, इसका चलते ये परमानेंट नहीं माने जा सकते, इसको कभी ना कभी हटाना चाहिए था, ये बोल रहे हैं कौन, जो हटाना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं ओरिजिनल एग्रीमेंट दूसरे वाले। द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया वाज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस विद आर्टिकल 370 बीइंग सेंट्रल। यहाँ पर जो इसको विरोध करने वाले हैं, जो रद्द किया है गवर्नमेंट ने उसका विरोध करने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि जो आर्टिकल 370 है वो जो दोनों में एग्रीमेंट हुआ था इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो महाराजा हरि सिंह है, महाराजा हरि सिंह कौन है, तो उस समय जब भारत में इसका विलय हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर का, उस समय कश्मीर के ये राजा थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ये जो कि कुछ सर्टेन टर्म्स पे आधारित है, इसीलिए ये इसको रद्द नहीं किया जा सकता, यानी इसी के आधार पर तो इन्होंने अपना राज्य जो है वो इंडिया में मिलाया था, आप इसी को रद्द कर देंगे 370 को ही, तो इसका मतलब इसका आधार फिर मिलाने का आधार क्या हुआ, इसी शर्त पे तो आई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आर्गुमेंट क्या है, जो समर्थन करते हैं हटाने का वो क्या बोलते हैं, सेल्फ कंटेंट एग्जिट। आर्टिकल 370 का सब आर्टिकल 3 allows for the president to declare the article inoperative, indicating a mechanism for its removal। यहाँ पर बोला है कि इसमें ऑप्शन भी दिया गया था, ये जो आर्टिकल 370 का आर्टिकल नंबर 3 सब आर्टिकल 3 है, उसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इस आर्टिकल को इनऑपरेटिव घोषित कर सकता है। इसका मतलब जब उसमें मैकेनिज्म पहले से दिया हुआ है तो इसका मतलब उसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है, जबकि जो विरोध करने वाले वो ये बोलते हैं टेम्पररी मिसअंडरस्टूड। The term temporary in Article 370 refers to the period before Jammu and Kashmir's Constituent Assembly created its constitution, not the article's lifespan। यहाँ पर बोला है ये जो टेम्पररी प्रोविजन है, क्योंकि उसमें बार बार संविधान संशोधन हुए हैं, तो वो जो टेम्पररी प्रोविजन कब तक था,
जब तक कि जो वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जब तक यहाँ पर पावर में थी या फिर एग्जिस्ट करती थी तभी तक है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी की बात करें, रिमूवल कैन लीड टू द यूनिफॉर्म अप्रूव एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉज टू जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटिंग इट फुली विद इंडिया। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये हटने से क्या फायदा है कि अब इंडिया के जितने कानून हैं वो सीधे सीधे जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो सकते हैं। अभी क्या था, जैसे कि आधार है, ठीक है, आधार है या आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स है, जन औषधि केंद्र है, जन औषधि केंद्र है, तो ये सारे स्कीम जो है वहां पर लागू नहीं हो सकते थे क्योंकि वहां अलग कानून था, अलग वहां संविधान था। अब क्या है कि अब आराम से ये सारे कानून वहां लागू किए जा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो आर्गुमेंट काउंटरी में इसका वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज रूल। क्लॉज 3 of Article 370 mandated that any change to the relationship between J&K and India needed the J&K Constituent Assembly's recommendation। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आर्टिकल 370 का जो क्लॉज 3 है उसमें ये बोला गया है कि किसी भी रिश्ते में, जम्मू एंड कश्मीर के रिश्ते में अगर किसी तरीके की बदलाव लानी है तो उसके लिए इनकी रिकमेंडेशन जरूरी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये बोल रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं है तो किससे राय लेकर इन्होंने ये आर्टिकल रद्द किया है, क्योंकि जरूरी है, कोई भी चेंज आना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सम बिलीव रिमूवल will can boost the region's development as it would get equal attention and opportunities like other states। यहाँ पर और लोग क्या बोल रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि ये जो अब आर्टिकल का जो ये क्लॉज है वो हट गया है, अभी ये पूरी तरह से इंडिया में आ गया है, तो इससे क्या होगा कि अब इस रीजन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर सरकार ज्यादा ध्यान देगी, यहाँ पर अब जो टूरिज्म वगैरह है वो ज्यादा प्रमोट होगी, यहाँ पर जो सरकारी स्कीम्स है जो पूरे इंडिया लेवल पर चल रही है वो भी यहाँ लागू होगी। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आएगी। दूसरी तरफ ये लोग क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ceases to exist after 1957 the power to alter article 370 also ended making the permanent। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब, क्योंकि आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी चेंज होगा इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के रिलेशन में, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेशन में, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहाँ पर रिकमेंडेशन चाहिए। लेकिन चूंकि ये है ही नहीं, इसका मतलब अब जो ये आर्टिकल है वो परमानेंट हो गया है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी। आर्टिकल 370 श्योर जम्मू एंड कश्मीर मेंटेन इट्स यूनिक आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप इन इंडिया। यहाँ पर ये बोला है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो 370 है उससे क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर के पास जो अपना अलग कल्चर है, अपना अलग जो यहाँ का पहले से रीति रिवाज वगैरह है और पहचान है वो पहले से वो बना रहेगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, उसमें मिल जाने से ये सारे खोने के डर है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या तेलंगाना जो स्टेट है या फिर जो बिहार स्टेट है, क्या वहां पर आज अलग कानून नहीं है, अलग संविधान नहीं है, तो क्या वहां के जो कल्चर है वहां से हट गए, मिल गए? नहीं हुआ ना। ये एक बेकार सा लॉजिक यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, एज द ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग अनफोल्ड्स इट्स एविडेंट दैट फाइंडिंग अ बैलेंस्ड रिजोल्यूशन दैट रिस्पेक्ट्स हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स व्हाइल कंसीडरिंग कंटेम्पररी रियलिटीज इज क्रूशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ द रीजन एंड द कंट्री। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक तरफ जो कंट्री के 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो चाहते हैं कि बस ये कानून हट जाए। 370 कोई नहीं चाहता, इन 70 to 80% पॉपुलेशन है वो नहीं चाहते कि ये आर्टिकल ये हमारे संविधान में हो। दूसरी तरफ यानी कि वो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट देखना चाहते हैं पूरी तरीके से, ये है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि कोई भी जो लॉ चेंज करना होता है या कोई भी कानून लाना होता है तो उसका प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होता है तो उसका पावर दिखा जाता है, जैसे कि संसद का पावर है कि नहीं, संसद के अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं। अगर वो नहीं अगर देखा गया तो इसका मतलब क्या है कि अगली बार से कोई भी किसी भी तरीके से उसको चेंज करने में फिर बहाना लगाना शुरू कर देगा, इससे एक तरीके से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इंस्टॉलेंस की बात करें तो इन द आर्टिकल 370 हियरिंग द ओरिजिनल टेस्ट एंड स्पिरिट काउंट, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, इसी केस में है। उसके बाद देखिए यूपीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसको यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। द बैनिंग ऑफ जमात इस्लामी इन जम्मू एंड कश्मीर ब्रॉट इनटू फोकस द रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स इन असिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जामिनिंग द रोल प्लेड बाय ओजीडब्ल्यूज यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स इन असिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज, डिस्कस मेजर्स टू न्यूट्रलाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ ओजीडब्ल्यूज। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में आप देखते होंगे बहुत सारे जो ग्रुप्स वगैरह हैं या जो क्या बोलते हैं
फाउंडेशंस वगैरह बने हुए हैं जो कि इस्लाम को प्रमोट करते हैं और बोलते हैं कि हम इस्लाम के नाम, इस्लाम की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन करते क्या है, वो इस बहाने क्या करते हैं, आतंकवादियों को शरण देते हैं, जो पृथकवादी हैं, अलगाववादी हैं, उनको शरण देते हैं। और इससे क्या होता है, वहां पर जो शांति है वो बहाल नहीं हो पाती, टेररिस्ट वहां पर बार बार अटैक करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि चूंकि ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ देते हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनका पहले तो आप रोल पता कीजिए कि कितना रोल है इनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करने में, सहायता देने में, और दूसरा मेजर बताइए ताकि इनको रोका जा सके। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है लिमिटेड इंटरनेट शटडाउन्स एंड देयर इम्पैक्ट। यहाँ पर एक आर्टिकल है कि आज के इंटरनेट जमाने में इंटरनेट हमारा जो है वो बेसिक चीज हो गया है। आप जैसे खाना खाते हैं, आप जैसे पानी पीते हैं, आप जैसे सांस लेते हैं, तो उसी तरीके से जैसे कि आप गाड़ी की जरूरत है आपकी, उसी तरीके से आज आपको इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट से आप क्या क्या करते हैं, अभी जो आप लेक्चर सुन रहे हैं इंटरनेट की देन है, अभी आप किसी को पेमेंट करेंगे वो इंटरनेट की देन है, अगर आप किसी तरीके की आपको लोकेशन चाहिए तो उसके लिए इंटरनेट की देन है, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट की जरूरत है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल के टाइम में। आपका कोई भी डेटा है तो आपके लैपटॉप में पड़ा है, ऑनलाइन पड़ा है, तो सारा चीजें इंटरनेट पर है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कहीं पर कोई दंगा हो गया या फिर कहीं पर आतंकवादी घटना घट गई, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह का एरिया हो गया, मणिपुर का भी देख लीजिए, वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इंटरनेट चूंकि बहुत जल्दी लोगों को भड़काने का काम करता है, तो उसके चलते क्या है, जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड का जमाना है आजकल, कुछ भी लिख दो, अगर आपके परिवार वाले ने लिख के भेज दिया तो आप उसको आंख बंद करके आगे भेज देंगे। इससे क्या होता है कि लोगों में भावना दुर्भावना बढ़ती है। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, वहां उस एरिया में जहां पर दंगा फैलता है या फैलने वाला है वहां पर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी घटने वाला होता है वो बहुत कम से कम घट सकता है। जैसे एक सोशल मीडिया को फैलने में कितना टाइम लगेगा, एक न्यूज को फैला दो, फेक न्यूज को, उसको फैलने में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे में पूरे शहर में नहीं पूरे राज्य में फैल जाएगा, इतना तेजी से फैलता है। लेकिन अगर कॉल के रिगार्डिंग हम लोग अडोप्ट कर लें, सॉरी कॉल पे अगर डिपेंडेंट रहे तो कॉल, एक आदमी को कॉल करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से एक आदमी समझाने में हमको लगेगा 5 मिनट, फिर अगला आदमी अगले को फोन करेगा 5 मिनट, यानी एक आदमी एक ही से डील कर सकता है। तो ये बात होती है वहां पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है आर्टिकल में। द कॉन्टेक्स्ट की बात करें, द आइडिया ऑफ लिमिटेड इंटरनेट शटडाउन इज गेनिंग अट्रैक्शन एज ए वे टू कंट्रोल राइट्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स व्हाइल अलाउइंग बेनिफिशियल यूज ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जब जो राइट्स दंगे होते हैं और जो दूसरे सुरक्षा के खतरे होते हैं तो उसको रोकने के लिए और वहां पर एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए लोगों को यहाँ पर इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए। इससे क्या होता है कि जो इंटरनेट है उसका सही उपयोग होता रहे और गलत समय पर इसका उपयोग बंद कर दिया जाए, ये चीज को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाता है। However, there is no study by the Indian government or any state government to assess the effectiveness of these shutdowns। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी तक कोई भी स्टडी इस रिगार्डिंग नहीं की गई है जिसमें ये पता चल सके कि जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वहां पर शट डाउन किया जाता है इंटरनेट का तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिमिटेड इंटरनेट शटडाउन का क्या है मतलब, आप जान सकते हैं लिमिटेड इंटरनेट शटडाउन, बिल्कुल आप जानते हैं इस बारे में। लिमिटेड मतलब कुछ समय के लिए, सीमित। इंटरनेट का मतलब आप जानते हैं, शट डाउन का मतलब शटर डाउन यानी बंद, यानी कुछ समय के लिए इंटरनेट का बंद होना ही लिमिटेड इंटरनेट शटडाउन बोला जाता है। ठीक है, इट refers to the intentional restriction or blocking of access to the internet, often specific websites or online services within a defined geographic area for a specific period of time। यहाँ वही बात है, जैसे कि यहाँ पर मान लिया इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है तो हो सकता है आपका यूट्यूब में चले क्योंकि यूट्यूब से भी जल्दी फैलता है, हो सकता है आपका व्हाट्सएप ना खुले, या हो सकता है आपका कोई वेबसाइट ना खुले। ठीक है, ये यहाँ पर एक तरीके से एग्जांपल है। उसके बाद हो सकता है कॉल का भी फैसिलिटी रोक दिया जाए। ये सारे जो है अगर इनको जानबूझ के रोका जा रहा है, जैसे कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर जानबूझ के रोका जा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, आप वीडियो नहीं देख सकते या फिर आप वेबसाइट को नहीं चला सकते, तो इससे क्या है, इसको जानबूझ के रोका जा रहा है। और एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में, इन्हीं कि पूरा भारत में इसको लगाया जाता है। जैसे कि कहीं पर दंगा हो रहा है, मुजफ्फरनगर में जैसे दंगा हो रहा है, सिर्फ मुजफ्फरनगर में कोई एरिया में दंगा रहा तो वहीं अगर पूरे में फैल गया तो पूरा में यहाँ पर बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर मणिपुर वायलेंस और यहाँ पर नू हरियाणा में जो प्लेस है वहां पर जो हाल में घटना हुई है कम्युनिटी वायलेंस, तो वहां पर इसको अप्लाई किया गया, उसी के चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन में आया है। स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेट शटडाउन। अब यहाँ इंडिया में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन कहाँ हुए,
थोड़ा डेटा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन coalition, India post and many 84 internet shutdown in 2022 and was on the top of the list for the 5th year in a row. इंडिया में सबसे ज्यादा शटडाउन होते हैं पूरी दुनिया में। 2022 की बात करें तो 84 बार इंटरनेट शटडाउन को अलग अलग जगहों पर किया गया। ठीक है, इन 2022 द इंटरनेट वाज शट डाउन इन 49 टाइम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, द हाईएस्ट ऑफ एनी स्टेट इन द कंट्री। अब जो 84 बार किया गया, इनमें से 49 या 50 बार सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में अकेले किया गया, यानी कि बाकी जो स्टेट है वहां पर बाकी 34 जो शटडाउन है वो किए गए, 34 या 35। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड इंटरनेट शटडाउन्स। क्योंकि इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं तो उससे संवैधानिक प्रावधानों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इंटरनेट रिलेटेड राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल्स 91A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड 91G फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंटरनेट रिलेटेड जो राइट्स हैं वो 19(1)(a) के अंतर्गत कवर है और 19(1)(g) के अंतर्गत कवर है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन की बात करें, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज राइट्स शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आर्टिकल 92 and 6 and adhere to the principle of proportionality. Proportionality टेस्ट क्या होता है? It assesses whether governmental actions justify infringing on individual right. नहीं, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है यानी इंटरनेट शटडाउन कर रही है तो क्या वो सही है या फिर गलत है, यानी कि जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है वो सही है या गलत है, इसको जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लीगल ग्राउंड की बात करें। इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स आर रेगुलेटेड बाय द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017। ये देखिए, अब बोलेगा कि किस कानून के आधार पर आपने शटडाउन लगाया है, तो इस कानून के आधार पर 2017 का ये रूल है, उसके आधार पर इंटरनेट शटडाउन लगाए जाते हैं। जिसको ये जो रूल्स है किसके अंतर्गत आते हैं? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत ये रूल आते हैं और इसी के अंतर्गत इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। These rules allow for the temporary suspension of telecom services in a specific area during public emergency. तो पब्लिक इमरजेंसी जहां भी पड़ेगी किसी एरिया में, वहां पर थोड़ी देर के लिए सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज कर दी जाती है। ये एक दिन हो सकता है, कुछ घंटे हो सकता है, 5 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, 30 दिन हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर हो सकते हैं। सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम होम मिनिस्ट्री एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल्स आर ऑथराइज्ड टू इशू शटडाउन ऑर्डर्स। अब देखिए, इस शटडाउन ऑर्डर्स को कौन जारी करता है? होम मिनिस्ट्री। बोथ सेंटर और स्टेट लेवल पर ये दोनों मिलके यहाँ पर इनको पावर दिया गया है कि आप कहीं पर शटडाउन लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत, इस रूल के अंतर्गत। केसी जजमेंट एंड अमेंडमेंट्स ऑन इंटरनेट शटडाउन। तब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से जजमेंट दिए हैं इसके ऊपर। इन अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 एसी स्टेटेड इंडिफरेंट इंटरनेट शटडाउन्स आर इलीगल रिक्वायरिंग नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक केस है अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पर ये बोला कि जो इंटरनेट शटडाउन इंडेफिनिट पीरियड टाइम के लिए करते हैं, यानी कि कितना भी समय के लिए कर देते हैं, जैसे कि उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उसके रिगार्डिंग ये बोला कि ये गलत है और इसमें सबसे पहले आवश्यकता की जांच करनी चाहिए कि क्या सच में वहां पर इंटरनेट शटडाउन की जरूरत है या फिर किसी और तरीके से भी उसको काम चलाया जा सकता है। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी की यहाँ पर जांच होनी चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी में मैंने आपको बताया क्या होता है कि कोई भी जो चीज एक्शन कर रही है, गवर्नमेंट ले रही है, वो सही है या नहीं, उसके मंशा सही है नहीं, ये जांचना। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनियन गवर्नमेंट अमेंडेड 2070 रूल्स इन 9 नवंबर 2020 कैपिंग शटडाउन्स एंड 15 डेज। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस रूल्स को जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाला रूल्स, उसको सुधार दिया, उसमें सुधार किया और उसके बाद शटडाउन के पीरियड को 15 दिन तक एक बार में कैप कर दिया। In December 2021, the Standing Committee on Communication and IT proposed further amendments. Standing Committee on Communication and IT ने इसको और भी जोर से इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया और उसमें और भी अमेंडमेंट बताए। कौन सा अमेंडमेंट? The committee suggested a comprehensive review of rules, technology-oriented changes and uniform guidelines for state duties to minimize public disruption. तो यहाँ पर कमेटी ने क्या बोला? एक रूल्स जो भी यहाँ पर इस जो रूल्स हैं, ये वाले रूल्स जो 2017 वाला है, उसमें उसको पूरा अच्छे तरीके से उसको रिव्यू किया जाए। उसके बाद टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चेंजेस लाए जाए, वहाँ पर यूनिफॉर्म गाइडलाइंस हो स्टेट और यूटी दोनों के लिए, ताकि कम से कम पब्लिक को डिस्ट्रप्शन यहाँ पर फेस करना पड़े। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन। अब देखिए इंटरनेट शटडाउन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन, सबसे पहले तो
अभी ये देखिए, मतलब बातचीत या फिर संदेश भेजने में डिसरप्शन, ठीक है, सूचनाएं भेजने में डिसरप्शन। अभी रिसेंटली रिलीज यूनाइटेड नेशंस बैक रिपोर्ट बाई OHCHR has highlighted that shutting down the internet affects people's safety and well-being, hampers information flow and harms the economy। यहाँ पर एक जो संस्था है यूनाइटेड नेशन बैक रिपोर्ट जो कि OHCHR है, ने यह ऐड किया है कि अगर इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है तो इससे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को खतरा होता है, साथ इंफॉर्मेशन फ्लो भी रुकती है और इससे इकोनॉमी को खतरा है। कैसे कैसे इकोनॉमिक कैसे खतरा है? सबसे पहले कि अगर कहीं पर मान लीजिए यूपीआई से पेमेंट होता है, लोग डिजिटली शिफ्ट कर चुके हैं तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी। दूसरी बात कि जैसे कि स्विगी वगैरह है, स्विगी है, जोमेटो है, तो ये अपना काम आपको लगता है कि बिना इंटरनेट के चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। इसके बाद उबर है, ओला है, कैसे चलेंगी ये? तो इससे क्या होता है, कहीं पर इंटरनेट शट डाउन किया जाता है तो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। पीपल सेफ्टी, सेफ्टी की बात कैसे है? कहीं पर फोन कॉल बंद कर दिया गया, इंटरनेट ही बंद कर दिया गया, कहीं पर कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, करने की जरूरत है किसी को दिल का दौरा पड़ गया तो कैसे जाएगा वो, कैसे किसी को फोन करेगा? तो वहां पर ये भी चीज हो जाती है। इसके अलावा अगर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, मान लिया किसी को पता चल गया कि वहां पर नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, कुछ आपदा आने वाली है, जैसे कहीं पर बांध टूट गया और वहां पर पानी फ्लो हो रहा है आगे से, यहाँ पर कोई शहर पड़ता है, लेकिन क्योंकि शटडाउन है यहाँ पर तो यहाँ पर सूचना पहुंच नहीं पा रही है और यहाँ पर सब पानी बहता बहता आ रहा है इधर, लेकिन अगर इसको खाली नहीं किया गया तो यहाँ पर सबको बहा के ले जाएगा, तो ये भी उनकी सेफ्टी से खतरा है। इसके बाद आगे देखते हैं, बिजनेसेस आर अनेबल टू कनेक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग ई कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स। ये जो मैंने आपको बात बताई, जैसे कि जूम पे आप किसी को चैटिंग करना है, सॉरी मीटिंग करना है जूम पे, वो भी नहीं हो पाएगा। इंफॉर्मेशन एंड फ्लो डिसरप्शन, information flow disruption, limited access to news websites, hinder access to timely and accurate information जो मैंने आपको बताया। inability to access educational resources affecting students learning, जैसे कि कोविड-19 के टाइम में ऑनलाइन लर्निंग बहुत प्रमोट हुई, उसके बाद बहुत सारे लड़के जो है ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं। अगर सोचिए इंटरनेट बंद हो जाए 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, तो आपका पढ़ाई कैसे प्रभावित होगा? वही बातें यहाँ पर बोली जा रही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मैंने आपको बताया जैसे कई सारे जो ऑपरेशंस हैं, बिजनेस ऑपरेशन, जैसे कि उबर, ओला, जोमेटो, स्विगी, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन चलते हैं, उसके चलते वहां पर ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट और रैलीज वाया सोशल मीडिया अफेक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबली। जैसे कि कई सारे लोग हैं, मान लिया कि कहीं पर बहुत ही जेन्युइन रीजन से वो यहाँ पर ऑनलाइन वो एक कैंपेन चलाना चाहते हैं और वहां पर गवर्नमेंट को इसकी भनक लग गई कि यहाँ पर गलत इस्तेमाल होने वाला है सोशल मीडिया का, यानी गवर्नमेंट की नज़र में गलत है क्योंकि ये जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाले हैं, ऑनलाइन मीडिया कैंपेन चलाने वाले हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी के हितों को चोट पहुंची। ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स, वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वही जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर दोहराई जा रही है। एजुकेशनल डिसरप्शन, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना टीचर पढ़ा सकते हैं, तो उसके चलते ये हो गया। हेल्थ केयर एंड इमरजेंसी इम्पैक्ट, मैंने बताया कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया, उस समय अगर कॉल और फोन की फैसिलिटी बंद है और इंटरनेट की फैसिलिटी बंद है तो कैसे डॉक्टर को फोन किया जाएगा, एम्बुलेंस को कैसे बुलाया जाएगा, ये एक चिंता की बात है। ग्लोबल परसेप्शन, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज इमेज, रेजिंग कंसर्न अबाउट व्हीकल राइट्स एंड फ्रीडम। यहाँ पर जैसे कहीं पर भी जब इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, क्योंकि इंडिया 5 बार से लगातार टॉप पर आ रहा है, तो इससे क्या इम्पैक्ट जाता है, ग्लोबल मीडिया के पास एक तरीके से बहाना मिल जाता है कि इंडिया में राइट्स का हनन हो रहा है। इससे इंटरनेशनल फोरम में जो इमेज बनती है इंडिया की वो गलत जाती है, वो भी यहाँ पर निगेटिव चीजें देखने को मिलती है। एड्रेसिंग इंटरनेट शटडाउन रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट रिस्पेक्ट सिक्योरिटी एंड राइट्स। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बोला क्या है, लीगल स्टैंडर्ड्स के अधीन करने के लिए, यानी फॉलो क्लियर लीगल ग्राउंड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेसेसिटी को देखना चाहिए और प्रोपोर्शनलिटी को देखना चाहिए, यानी वो जो डिसीजन लिया जा रहा है वहां पर इंटरनेट शटडाउन करने का वो कितना सही है, लोगों को कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना नुकसान करेगा, कितना फायदा करेगा, दोनों चीज देखना चाहिए। साथ साथ जो लीगल प्रोविजंस है, जैसे कि लीगल ग्राउंड है वहां पर, क्या वहां पर सच में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है जहां पर आप उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट शटडाउन करने वाले हैं, क्या वहां ब्लास्ट होने वाला है या फिर कोई वहां पर गलत काम करने वाला है ऑनलाइन रूप से, क्या आपके पास ठोस सबूत है, तो तभी आप उस तरीके का एक्शन लो। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट जस्टिफिकेशंस फॉर शटडाउन एंड होल्ड अथॉरिटीज अकाउंटेबल।
से बंद तो कर दिया कहीं इंटरनेट, लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदार होना चाहिए कि आखिर वो जवाब दे, आखिर क्यों बंद किया गया, इतने समय के लिए क्यों बंद किया गया, और क्या खतरे थे आपको, इससे लोगों के क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको जानकारी है या नहीं है, ठीक है। लिमिटेड मेजर्स, यूज स्पेसिफिक टाइम बाउंड शटडाउन्स एंड अवॉइड ब्लैंकेट मेजर्स। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कभी भी पूरा तरीके से शटडाउन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कुछ कुछ समय के लिए या कुछ एप्लीकेशंस को बंद करना चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप पर बहुत जल्दी फैलता है, यूट्यूब रहने दो, व्हाट्सएप को बंद कर दो, या कोई वेबसाइट बंद कर दो, या फिर ट्विटर बंद कर दो, ऐसा किया जा सकता है। पूरा पूरा बंद करने से क्या होगा, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। या कॉल बंद कर दो, कॉलिंग फैसिलिटी बंद कर दो, ठीक है। अल्टरनेटिव्स, कंसीडर कंटेंट रिमूवल और सर्विस रिस्ट्रिक्शन इंस्टेड ऑफ फुल शटडाउन्स। जैसे कि यहाँ पर मान लिया कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है, कोई बहुत घटिया मैसेज लिख दिया गया है जो कि हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देगा, उसमें वायलेंस को बढ़ावा देगा, तो इसको क्या किया जा सकता है कि यहाँ पर तुरंत यहाँ पर जो फेसबुक के यहाँ पर इंडिया में इंचार्ज है, उनसे कांटेक्ट करके तुरंत इस कॉन्टेक्ट को यहाँ पर बैन कराया जा सकता है कि ताकि ये फॉरवर्ड ना हो पाए, डिलीट हो जाए। जुडिशियल ओवरसाइट, इंश्योर जुडिशियल रिव्यू प्रिवेंटिंग मिसयूज एज सीन इन अनुराधा बसिंग केस। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चूंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, तो उसके पावर को, ऑथोरिटी को चेक करने के लिए, यानी कि उसको सीमित रखने के लिए जुडिशियल ओवरसाइट होनी ही चाहिए, ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर रहे, चेक्स एंड बैलेंसेस रहे, जिससे लोग एक तरीके से जो भी अधिकारी इसका प्रयोग करते हैं उनको दिमाग में रहे कि कल को हमको कोर्ट के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कोलैबोरेट विद सिविल सोसाइटी, बिजनेसेस एंड एक्सपर्ट्स फॉर बैलेंस गाइडलाइंस। जैसे कि हर तरीके के आदमी पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, गरीब आदमी पर अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंकिंग वालों पर अलग पड़ेगा, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट पर अलग पड़ेगा, बिजनेस पे अलग पड़ेगा। तो उसके लिए बोला गया है हर तरीके के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले बातचीत कर ले, तब इस पर निर्णय लिया जाए, तब जाके अच्छा निर्णय हो पाएगा। डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो एजुकेट सिटीजन्स अबाउट राइट्स, सेफ प्रैक्टिसेस एंड शटडाउन कंसिडरेशन। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सिटीजन्स हैं उनको अपने राइट्स के बारे में बताया जाए, सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए, और शटडाउन के समय क्या क्या परेशानी आ सकती है इसके बारे में पहले से बता दिया जाए, ताकि उनको ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। UNOHCHR रिकमेंडेशन, जो जिसने ये रिपोर्ट निकाली है उसके बारे में यह बात हो रही है कि स्टॉप मिसयूजिंग इंटरनेट शटडाउन्स। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इंटरनेट शटडाउन्स को मिसयूज होने से रोकना चाहिए, इसको लास्ट रिकोर्स के तौर पर अपनाना चाहिए, ना कि हर बार ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, यानी कि जब कोई चारा न रह जाए तब इसको लागू करना चाहिए। दूसरा है लेजिटिमेट शटडाउन, नीड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ हेट स्पीच, डिसइंफॉर्मेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ कंटेंट डीम्ड इलीगल और हार्मफुल। तो जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके चलते शटडाउन होना चाहिए, ये नहीं कि सरकार को खतरा है अपने खिलाफ प्रचार होने से उसके लिए रोक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे कि कोई आतंकवादी हेट स्पीच फैला रहा है तो उसको रोकने के लिए होना चाहिए, समाज में कोई असमंजसता आएगी उसके चलते रोकना चाहिए, ठीक है। क्लियर पॉलिसीज, देयर शुड बी एन एम्बिगियस, पब्लिकली अवेलेबल एंड लेजिटिमेट पॉलिसी फॉर एनी शटडाउन। यहाँ पर बोला जा रहा है क्लियर पॉलिसी होना चाहिए, एकदम साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस चीज के लिए अप्लाई किया जा सकता है, किस चीज के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ताकि लोग इसका मिसयूज ना करें। Internet companies should engage and collaborate with stakeholders including government and civil society to prevent such disruption। यहाँ पर क्या है, इंटरनेट कंपनीज को भी साथ में लेकर चलने की जरूरत है, ताकि पूरा ब्लैंकेट बैन नहीं रहे। जैसे मैंने बताया आपको, हो सकता है व्हाट्सएप पर बैन करने की जरूरत हो, फेसबुक पर बैन की जरूरत हो, लेकिन यूट्यूब चलता रहे, ट्विटर चलता है। इस तरीके के जो मामले हैं कब ये सॉर्ट आउट होंगे, जब वो वहां से इंटरनेट कंपनी से यहाँ पर उनको भी साथ में बातचीत करके रखा जाएगा। इंस्टा लिंक्स, यहाँ पर 2 लिंक्स दिए गए हैं जिसमें आप इससे रिलेटेड और भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यूएन रिपोर्ट ऑन इंटरनेट शटडाउन और रेगुलेटिंग द बैन। इसके अलावा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि इन्होंने इनसाइट है इसने खुद ही डिजाइन किया है। आर इंटरनेट शटडाउन्स हेल्दी फॉर इंडिया? क्या इंटरनेट शटडाउन जो इंडिया में इतने ज्यादा होते हैं, क्या वो हेल्दी हैं? हेल्दी का मतलब क्या वो इंडिया के लिए अच्छे हैं या फिर नागरिकों के अधिकार में है? क्रिटिकली एनालाइज एंड आल्सो कमेंट ऑन द रिसेंट ट्रेंड्स एसोसिएटेड विद एंड द लॉज गवर्निंग इट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी जो इतने सारे ट्रेंड चल रहे हैं, यानी कि जो बार बार शटडाउन किया जा रहा है, तो उससे उसको एनालाइज कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकली एनालाइज है, इसको 2.5 शब्दों में लिखना है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, हम मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी आपको गुड नाइट। एंड आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। और गुड नाइट एंड थैंक यू।